नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक द्वारा संचालित केटीएचएम कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा एम ए द्वितीय वर्ष सेमिस्टर तृतीय विषय हिंदी और प्रश्न पत्र का क्रमांक है 12। नाम है हिंदी आलोचना इकाई 1 और आज हम देखने वाले हैं आलोचना का स्वरूप। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी आज आपको आलोचना के स्वरूप से अवगत कराने वाला हूँ। सबसे पहले पाठ्यक्रम में हमें इकाई 1 के अंतर्गत क्या देखना है। आलोचना का स्वरूप एवं उद्देश्य, आलोचक के गुण, आलोचना और अनुसंधान, इन मद्दों का अध्ययन हमें इकाई 1 के अंतर्गत करना है, जिसमें से आज हम आलोचना का स्वरूप किस प्रकार से है, आलोचना किसे कहा जाता है और हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, इन बातों को देखने वाले हैं। वह इस प्रकार से है। सबसे पहले आलोचना यह शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आ जाता है, या अगर हम पूर्वग्रह दूषित रहे तो हम सोचेंगे आलोचना करना यानी किसी से किसी पर टिप्पणी करना, किसी के दोषों को उजागर करना, किसी के बारे में कहना। यही अर्थ साहित्य में नहीं लिया गया है। आलोचना का अर्थ बड़ा व्यापक है। हिंदी साहित्य में जो अलग अलग विधाएं हैं उसमें से आलोचना या उन साहित्यों की समीक्षा करने वाली एक अलग से विधा जो है वह आलोचना की बनी हुई है। देखते हैं विद्वानों ने भी इसे पारिभाषित किया हुआ है, या विद्वान आलोचना किसे कहते हैं, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ, वह भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आलोचना किसे कहा जाता है। किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है आलोचना। विद्वानों ने यह परिभाषा या सार रूप में इसे अभिव्यक्त किया हुआ है। किसी वस्तु और विषय की, अर्थात नाटक हो, निबंध हो या कहानी हो, कविता हो या कोई ऐसा संदेश हो या कुछ ऐसी बात हो, साहित्य की संप्रेषण करने वाली कुछ संस्मरण हो, आत्मकथा हो या रेखा चित्र हो, तो इनको चुनकर, इनका चुनाव करके उनके लक्ष्य को, यह किस वर्ग के लिए है, किसको ध्यान में रखकर यह लिखी गई है, क्या इसमें कहना चाहते हैं कवि, लेखक, साहित्यकार, इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। और फिर उस कृति में कौन से गुण हैं, तत्वों के आधार पर या उस कृति के अंतर्गत उसकी जो अपना एक ढांचा है, शैली है, विवेचन की पद्धति है, इसे ध्यान में रखकर उसे उसके उपयुक्तता को भी विवेचित करने का कार्य यह साहित्य की विधा आलोचना करती है। यह हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। देखते हैं आलोचना शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आलोचना शब्द लूच धातु से बना हुआ है और लूच का अर्थ है देखना, समझना, परखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों को भी यही अर्थ से प्रयोग में लाया जाता है। संस्कृत में प्रचलित टीका या व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना या व्यवहार ज्ञान यह शब्द प्रयोग में लाया गया है, और हिंदी में आलोचना का अर्थ है अच्छी तरह देखना। यह तो हो गया शब्द का अर्थ।
अब हम देखते हैं कि आलोचना किस प्रकार से है, उसका स्वरूप क्या है, विद्वानों के दृष्टिकोण से और कृति के दृष्टिकोण से भी आलोचना किसे कहते हैं। सबसे पहले आलोचना क्या है? आलोचना का कर्तव्य साहित्य कृति की विश्लेषण परक व्याख्या करना है। सबसे पहली बात है कि साहित्य कृति की विश्लेषण परक व्याख्या करना। आपने जो जो साहित्य उपन्यास पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी होगी, कविताएं पढ़ी होगी, तो कोई प्रकृति का वर्णन करने वाली कविता होती है, कोई समाज का विश्लेषण करने वाली, कोई व्यक्तियों के बारे में अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने वाली कविता होती है। यहाँ पर आलोचना का कृति का कार्य ही यही है कि उस कृति का विश्लेषण करे कि वह क्यों लिखी गई है। साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों के संश्लेषण से साहित्य रचना करता है, आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है। यानी देखो यहाँ क्या हो रहा है कि साहित्यकार ने अपने जीवन में अपने अनुभव से जो जो ज्ञान ग्रहण किया है, जो उसने परखा है, देखा है, जो उसका ज्ञान है, अनुभूतियां है, वह अपने कृतियों में लेकर आता है। जब वो कृतियों में लेकर आता है, उसे अभिव्यक्त कर देता है, तो उसका ही संश्लेषणात्मक रचनात्मक रूप कैसा है, उनके तत्व कौन से है, इसे निर्धारित किया जाता है और फिर इन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। साहित्य में जहां राग तत्व प्रदान है, वहां आलोचना में बुद्धि प्रदान है। इस बात को भी आलोचना क्या है इसके अंतर्गत देख सकते हैं। साहित्यकार अपनी रचनाओं में अपने अनुभव, अपने विचार, अपने भावों को तो अभिव्यक्त कर देता है, पर आलोचक क्या करता है, अपने बुद्धि के द्वारा भावों का वहन अच्छी तरह से हुआ है क्या, विचारों का संप्रेषण किस प्रकार से हुआ है, इन बातों को वह देखता है। अब आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन करती है और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना भी करती है। आलोचना की यह एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, समाज की प्रचलित मान्यताएं, समाज में क्या चल रहा है, इन बातों को और राजनीतिक प्रभाव, इनका आकलन कर उस कृति का प्रभाव क्या है। मानो इतिहास प्रसिद्ध कोई घटना है और साहित्यकार ने उसे वर्णन किया हुआ है, और जब वह समाज में आ जाएगी, अगर लेखक ने कुछ उस चरित्र में कुछ कठिनाइयाँ, बुराइयाँ अगर वह लेकर आया है, तो आज के समाज में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। छात्रों तक जाने वाला उसका दृष्टिकोण है, प्रभाव है, वह भी गलत हो सकता है, या समाज में जो सामाजिक स्थैर्य है वह भी बिगड़ सकता है। तो आलोचक क्या करते हैं, उस कृति की अच्छी तरह से परख करते हैं, गुण और दोष क्या है यह समझाते हैं, दिखाते हैं, और उसके बाद उसे प्रसिद्ध करना, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, यह सबके सामने उजागर करते हैं। यह है आलोचना। अब आलोचक की भूमिका क्या होती है, तो व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। पहली बात है, यानी जो आलोचक होता है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक माना ही गया है। अगर उसकी व्यक्तिगत कुछ रुचि है और उसकी रुचि अलग है और उसने दूसरी कृति को चुन लिया है, तो उसे दोष ही दिखाई देंगे। वो उसकी एक तो निंदा ही करता रहेगा, या अगर उसके रुचि के अनुसार है तो उसकी प्रशंसा करता रहेगा। तो यह आलोचना के धर्म के खिलाफ है। आलोचक की भूमिका यहाँ पर तय की गई है।
कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व है। अगर वह आलोचक अपनी आलोचना की कुछ एक पद्धति निहित करता है, प्रणालियों को वह पहले से तय करता है और फिर उस कृति की आलोचना करता है, तो वह उसे न्याय दे सकता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग, द्वेष, रुचि, अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति का अनुसरण करे। वह तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। अर्थात आलोचक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्वानों ने आलोचना करने वाले आलोचक के कुछ गुणों को निर्धारित किया हुआ है। वह गुण भी हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। अब आलोचक का उत्तरदायित्व क्या है? आलोचक का उत्तरदायित्व 3 बिंदुओं से महत्वपूर्ण है। पहला है कवि या लेखक के प्रति, दूसरा है कृति के प्रति, तीसरा है समाज के प्रति। इन बिंदुओं को तो पहले मैंने स्वरूप के अंतर्गत उसका विश्लेषण दिया ही हुआ है। फिर से देखते हैं कवि या लेखक के प्रति किस प्रकार से। कवि और लेखक को प्रेरणा देना, लेखक को उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बल स्थान है, उनको दर्शाना और जो खामियां है, कमी है, उसके और भी उसे जागृत कर कहना कि भाई यह आपके कृति में कमियां हैं और यह बातें आपके कृति में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुई है। यह आलोचक का उत्तरदायित्व है कि वह कृतिकार को, लेखक को समझाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अर्थात गुण और दोषों से कृतिकार को परिचित कराता है। दूसरी बात है कि कृति के प्रति कई बार हमने देखा है कि कृति या वह जो उपन्यास है, कहानी है, कविता है, एक बार कवि या लेखक ने लिख दी तो वह समाज की हो जाती है, या एक बार कवि के हाथों से चली जाए तो उसका मूल्यांकन अगले समाज के हाथों में, पाठक वर्ग के हाथों में चला जाता है। उस कृति का प्रभाव क्या है, उसकी उपयुक्तता क्या है, वह किन लोगों को सहायक हुई है, किस प्रकार से हुई है, इनको भी उजागर करने में सहायक था। जैसे हम देखते हैं रामचरितमानस, इस ग्रंथ को लिखने वाले संत तुलसीदास जी एक और कहते हैं कि स्वांत सुखाय के लिए मैंने यह लिखा हुआ है। कवि का दृष्टिकोण हो गया कि स्वांत, मेरे सुख के आनंद के लिए मैंने यह कृति लिखी हुई है। परंतु जब वह कृति बाहर आ गई, समाज की हो गई, तो हम देखते हैं कि उस कृति का लोक मंगल, उसमें निहित समन्वय का भाव, उसका दृष्टिकोण, उसके तत्व बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। तो वहां पर आलोचक का दायित्व बनता है उस कृति को और आगे बढ़ाए, उसके गुणों का और विश्लेषण करे। तीसरी बात है समाज के प्रति। कोई कृति अगर समाज में अच्छा बदलाव लाती है, अच्छे दृष्टिकोण से वह अपना संदेश प्रेषित करती है, तो वह कृति भी महान होती है। आलोचक ने उसकी जो है गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, समाज के सामने उसे लाना चाहिए। जब वह किसी कृति के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करता है, किसी कृतिकार के बारे में भी करता है, तो वह प्रशंसा का पात्र बन जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वह जो कृति है या कृतिकार है, उसके कृति से समाज में द्वेष की भावना भी निर्माण हो सकती है,
किसी का अहित भी हो सकता है, तब आलोचक ने उसे समझाना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए कि नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, इन बातों को आप हटा दो। तो यह आलोचक के उत्तरदायित्व हो गए। इस प्रकार से हमने आलोचना के स्वरूप को देखा है और यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।